हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ बुक यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, 5 का दम। सीरीज का नाम है 5 का दम। 5 का दम में क्या होगा कि हम लोग हर दिन 5 नंबर वाले सवाल का 5 क्वेश्चंस करेंगे। 5-5 क्वेश्चन पर डे अगर करते हैं 5 नंबर सवाल का, तो हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के सवाल कभी भी छूटने वाले नहीं हैं। तो जुड़िए इस सीरीज से और हमारे YouTube चैनल से, और 5 के दम का लुत्फ उठाइए और रिवीजन कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी करवाइए। तो चलिए आज का 5 सवाल का फर्स्ट को सवाल पढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो आज का जो सवाल हम लोग पढ़ेंगे वो इस बार जो 12th सेंटअप में दिया गया एग्जाम है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्योंकि बोर्ड इसी तरह के सवाल तो सेट करने वाली है ना, तो इसीलिए इस तरह के सवाल हम लोग को हर दिन 5-5-5-5 बनाना है, ताकि 5 के दम में हमारा रिवीजन हो सके और 5 नंबर कभी भी छूट ना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल जो है दिया गया है, पहला सवाल, सारणी कितना का मान निकाले। फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो कहता है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हम लोगों को चाहिए। तो देखते हैं, ये डिटरमिनेंट जो दिया गया है, इस डिटरमिनेंट को डेल्टा से डिनोट करेंगे। डिटरमिनेंट का वैल्यू दिया 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये वैल्यू दिया हुआ है और इसी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यही सवाल है। इस तरह के सवाल हमेशा 5 नंबर में एक डिटरमिनेंट से तो सवाल रहता ही रहता है। ये एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी में 5 नंबर का जो सवाल है ना, कंफर्म आता है इससे। केसी सिन्हा का भी आता है, एग्जांपल्स का, ये सब सवाल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टीज लगाएंगे कि जब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे, घटा दे, जोड़ दे, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसके डिटरमिनेंट के मान में। तो आज हम लोग इसको करेंगे R1 में चेंज। अगर R1 में चेंज करेंगे, R1 को R2 से घटा देते हैं, R1 R2 को घटा देते हैं, और R2 में चेंज करते हैं, R2 में R3 घटा देते हैं। तो हमारा डेल्टा के मान अर्थात डिटरमिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और आंसर भी आ जाएगा। तो इसमें से R1 में चेंज है, यानी ये इस रो में चेंज है। क्या चेंज है? R1 में R2 को घटाया जा रहा है। ये वाला घटेगा तो बनेगा 0। ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए क्यूब में से बी क्यूब घटेगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फिर R2 में भी चेंज है। R2 में R3 को घटाया गया है, तो एक में से एक गया तो 0। यहां बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां घटाएंगे तो बी क्यूब माइनस सी क्यूब। और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, तो वो जैसे है हम लोग वैसे ही उसको लिख देंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा जरा ध्यान दिया जाए तो ये दिखने में लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, अर्थात इसको बदल देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। और ये फॉर्मूला दिख रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट रो का काम हो गया। सेकंड रो में सेम तरीके से वैसे ही करेंगे, 0 और बी स्क्वायर सी स्क्वायर को लिख देंगे b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। बी क्यूब माइनस सी क्यूब का भी फॉर्मूला ये लिख देंगे, b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सपेंशन। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं था, तो थर्ड रो जैसे है हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। ये हो गया थर्ड रो। अब ये दिख रहा है कि फर्स्ट रो में a माइनस बी कॉमन आ रहा है। ए माइनस बी यहां भी है, a माइनस बी यहां भी है, और 0 में तो सारा चीज होता है, क्योंकि 0 गुने a माइनस बी लिखा जा सकता है। तो a माइनस बी फर्स्ट रो से और b माइनस सी सेकंड रो से। तो हमारा जो डेल्टा का मान जो बचेगा, डेल्टा का जो मान बचेगा बालक, वो देखा जाए, डेल्टा बराबर बचेगा कि यहां से कॉमन आया a माइनस बी, और यहां से जो कॉमन आया b माइनस सी, तो बचा हमारा अंदर में क्या, अंदर में 0 a प्लस बी, और ये पूरा 0 a प्लस बी, और यहां पे बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकंड रो से भी b प्लस सी कॉमन आया तो 0 b प्लस सी
बी माइनस सी कॉमन आया है तो ये बच जाएगा बी प्लस सी, और यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि बी माइनस सी कॉमन लेने पर ये बच गया। थर्ड रो में से कुछ भी कॉमन नहीं लिया गया तो जैसे वैसे रह जाएगा 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। एक काम और करते हैं, R1 में फिर से R2 को घटा देते हैं और सरल करने के लिए। ऐसे एक्सपेंड किया जा सकता है, कॉलम 1 कॉलम एक्सपेंड करके गुना करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग एक बार और करते हैं। R1 में R1 माइनस R2 कर रहे हैं, क्या होगा इससे? डेल्टा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाहर a माइनस बी था रह गया, b माइनस सी था रह गया, यहां इंटू है, ये इंटू होगा यहां, और b माइनस सी, और इसमें रो 1 में चेंज कर रहे हैं, रो 1 में रो 2 घटा रहे हैं, तो रो 1 में रो 2 घटाएंगे, 0 में से 0 गया तो 0, और इसमें से ये घटाएंगे तो a प्लस बी में घटाएंगे b माइनस सी, तो b कट जाएगा, बचेगा a माइनस सी, और इसमें से ये घटाएंगे तो बी स्क्वायर कटा, कौन कटा? बी स्क्वायर, यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी, और माइनस में हो जाएगा माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, चूंकि बी स्क्वायर कैंसिल हो गया है। इसके बाद बाकी में कोई परिवर्तन नहीं है तो हम लोग जैसे उसको वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, और 1 सी स्क्वायर सी क्यूब ये हो गया। अब इसको हम लोग कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कुछ कॉमन दिखेगा, यहाँ पे कुछ हम लोग कॉमन कर लेंगे तो हो सकता है कि कॉमन आ जाए। यहाँ पे अगर ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा, और यहाँ पे नहीं, यहाँ बी कॉमन लेंगे माइनस सी बचेगा। चलिए देखते हैं, डेल्टा बराबर ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, इस पूरे से एक लाइन और डिटेल करके 0 0 1, इसमें सी माइनस ए कर दिया जाए तो माइनस बाहर आ जाएगा, 1 माइनस कॉमन लेंगे तो सी माइनस ए बचेगा, और इस दोनों को एक जगह कर लिया जाए तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रहेगा, और इन दोनों से बाबू b कॉमन कर लिया जाए तो बचेगा a माइनस सी, इसको भी अभी वैसे ही रह देते हैं, a माइनस सी में ही रह देते हैं, और यहाँ a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक जगह कर लिए, यहाँ b कॉमन लिए तो बचा a माइनस सी, और थर्ड में सेकंड में कोई चेंज नहीं है तो जैसे वैसे उसको छोड़ देंगे हम लोग, और यहाँ भी सी स्क्वायर सी क्यूब। इसके बाद बचा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और यहां से कॉमन आ गया a माइनस सी, इसमें भी a माइनस सी, इसमें भी a माइनस सी, तो पूरे से a माइनस सी हमारा कॉमन आ गया फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो से a माइनस सी कॉमन ले तो बचा 1, यहां से a माइनस सी कॉमन ले तो a प्लस सी बचा, और यहां से a माइनस सी कॉमन ले तो बचा b, और यहां में कोई परिवर्तन नहीं है, और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और नीचे 1 सी स्क्वायर सी क्यूब, ये रह गया इसका डिटर्मिनेंट। अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे कॉलम 1 का लॉन्ग, आंसर आ जाएगा। तो अगर हम कॉलम 1 का लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। कॉलम 1 का लॉन्ग अगर हम एक्सपेंड कर दे इसमें तो क्या मिलेगा, चलिए आइए देखते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 1 लिख देना है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी, यहां जैसे वैसे लिख देते हैं, और कॉलम 1 का लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो इसके बगल का 0 इसके बगल का 0 बचेगा केवल 1 का, तो 1 के बगल में कौन लिखाएगा, ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, इन दोनों का गुना, तो एक में इससे गुना करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और माइनस इन दोनों का गुना, तो इन दोनों का गुना बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये देखो a प्लस बी प्लस सी अरेंज करके लिख दिए, ये हो गया इसका गुना। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा a माइनस बी बी माइनस सी, और a माइनस सी यहां दिख रहा है, और यहां पे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और इसको माइनस बी में a से गुना करेंगे तो माइनस ए बी, माइनस बी में b से गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी में c से गुना करेंगे तो माइनस बी सी, और माइनस सी में a से गुना करेंगे तो माइनस ए सी, और माइनस सी में b से गुना करेंगे तो माइनस बी सी, और माइनस सी में c से गुना करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर, यानी ये हो गया हमारा a माइनस बी बी माइनस सी ए माइनस सी, और ये बी स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया, यहां से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है, बी प्लस सी से बी प्लस सी कट गया, बचा क्या, बचा अंदर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और माइनस कॉमन लेके इसमें हम लोग गुना कर देंगे,
तो a माइनस बी, b माइनस सी, और इसमें माइनस से जब गुना करेंगे वहां से माइनस कॉमन करके इस टर्म में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा c माइनस ए, ताकि अरेंजमेंट जैसा दिखने में लगे, और रह जाएगा अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, चूंकि माइनस कॉमन लेके इसमें गुना कर दिए। ये हमारा डेल्टा का मान अर्थात डिटर्मिनेंट का मान आंसर हो गया। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको एक्सपेंशन कर करके बनेगा और प्लस में प्रॉपर्टीज भी लगा करके बनेगा। तो इस तरह के सवाल पूछा जाता है, हर बार पूछता है, हर बार कभी न कभी रिपीट करते रहता है। इसलिए इस तरह के सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर सवाल कहता है, दूसरा नंबर का सवाल जो है मैट्रिक्स से दिया गया है। मैट्रिक्स ए अल्फा का वैल्यू दिया गया है। अब कहता है ए अल्फा इंटू ए बिट्टा इंटू ए अल्फा, और ए अल्फा प्लस बिट्टा के बराबर सिद्ध करो। तो ए अल्फा ए बिट्टा तो आराम से हम लोग निकालेंगे। यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा रखाया है, यहाँ बिट्टा रहेगा तो यहाँ बिट्टा रखाएगा, और यहाँ अगर अल्फा प्लस बिट्टा रखते हैं अल्फा के जगह पे, तो जहां जहां अल्फा है वहां वहां अल्फा प्लस बिट्टा रखना होगा। अर्थात हमारा बहुत ही सिंपल सा सवाल दिया है, बस गुना कर देना हम लोग को, निकाल करके वैल्यू और आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा है ए अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, ए अल्फा बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यही दिया हुआ है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, बिल्कुल सही है। अब ये अल्फा रखा गया है तो ये अल्फा में है। अगर हम लोग इसके जगह अल्फा की जगह बिट्टा रख दे तो क्या होगा, तो ए अल्फा की जगह हम लोग बिट्टा रखेंगे तो यहां भी बिट्टा रखना होगा, यानी कि कॉस बिट्टा हो जाएगा, जहां जहां अल्फा है वहां वहां बिट्टा पुट कर देंगे, तो यहां हो जाएगा साइन बिट्टा, यहां हो जाएगा माइनस साइन बिट्टा, और यहां हो जाएगा कॉस बिट्टा। ये हम लोग को पता चला ए अल्फा ए बिट्टा। एक और था अल्फा प्लस बिट्टा के बराबर सिद्ध करना है, अल्फा प्लस बिट्टा यहां पे लाना था। तो अल्फा प्लस बिट्टा को बाबू हम लोग क्या लिखेंगे, ए अल्फा प्लस बिट्टा। तो जहां पे अल्फा था वहां पे हम लोग अल्फा प्लस बिट्टा सब्स्टिट्यूट जब करेंगे तो ये बनेगा कॉस अल्फा के जगह पे अल्फा प्लस बिट्टा, यहां भी साइन अल्फा के जगह अल्फा प्लस बिट्टा, और यहां भी माइनस साइन अल्फा के जगह अल्फा प्लस बिट्टा, और कॉस अल्फा के जगह फिर से अल्फा प्लस बिट्टा। यानी हम लोगों को जो सिद्ध करना था ये सिद्ध करना है, टू प्रूव, यानी हमें जो सिद्ध करना वो यहां पे लिख लेते हैं, ए अल्फा इंटू ए बिट्टा बराबर ए बिट्टा इंटू ए अल्फा बराबर ए अल्फा प्लस बिट्टा, हमें सिद्ध करके लाना है। तो हम लोग पहला टर्म लेते हैं, फर्स्ट टर्म इतना है, हमको वैल्यू लाना है ए अल्फा प्लस बिट्टा के बराबर, इसका वैल्यू भी इतना ही लाना है। तो फर्स्ट टर्म हमारा है ए अल्फा इंटू ए बिट्टा। तो चलिए दोनों को गुना करते हैं। ए अल्फा का वैल्यू हम लोग को पता है, वो वैल्यू यहां पे हम लोग रख देंगे मैट्रिक्स का, हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसको गुना करेंगे ए बिट्टा से, तो ए बिट्टा ये हम लोग निकाले हुए हैं, तो यहां भी हो जाएगा बिट्टा साइन बिट्टा माइनस साइन बिट्टा और कॉस बिट्टा। अब हम लोगों को पता है कि मैट्रिक्स का गुना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं, हम लोग गुना करते हैं इसको। तब फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बिट्टा, पहला जो गुना आएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बिट्टा प्लस इसको इसमें और इसको इसमें, तो साइन अल्फा इंटू साइन बिट्टा माइनस में है तो हो जाएगा माइनस में आ जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बिट्टा। ये पहला का पहला रो के साथ हुआ। अब पहला रो का दूसरा कॉलम के साथ करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू साइन बिट्टा और साइन अल्फा इंटू कॉस बिट्टा, अर्थात यहां पे हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन बिट्टा प्लस कॉस बिट्टा इंटू साइन अल्फा। ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन बिट्टा, सही है, और कॉस बिट्टा इंटू साइन अल्फा, वो लिख दिए हम लोग। इसके बाद फर्स्ट रो का काम हो गया, सेकंड रो से करते हैं, सेकंड को फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बिट्टा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस बिट्टा और
इसका इससे हो गया, इसको इससे करेंगे तो माइनस यहां भी हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहां पे होगा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा, ये साइन बीटा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और कॉस बीटा को कॉस बीटा से तो प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ये हमारा गुना हो गया। इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो ये फॉर्मूला दिखने लगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो ए की जगह अल्फा है, बी की जगह बीटा है। यहां से अगर हम माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन करें तो माइनस माइनस जब यहाँ पे कॉमन हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और दिखेगा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, अर्थात साइन ए प्लस बी अर्थात अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। इसको कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा और कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा, यानी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये भी साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो गया। और ये कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, इसको उल्टा करके सोचेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी अर्थात कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ये भी हो गया। और ये हमारा हो गया किसके बराबर? ए अल्फा प्लस बीटा के बराबर। इसको जरा देखिए, ए अल्फा प्लस बीटा के बराबर। ये किसका मान हम लोग निकाले थे? ए अल्फा इंटू ए बीटा का, अर्थात क्या आ गया? ए अल्फा इंटू ए बीटा का जो मान आया किसके बराबर आ गया बालक? ए अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ गया, अर्थात पहला टर्म और अंतिम टर्म बराबर सिद्ध हो गया। इसी तरीका से एक बार बीटा को पहले इसको यहां रख देंगे और ये अल्फा को यहां रख देंगे और इसी तरह से गुना करेंगे तो हमारा ये भी इसके बराबर आ जाएगा, और इसलिए हम लोग कहेंगे हेंस प्रूव्ड, और इसलिए हमारा सिद्ध हो गया। इसी तरह से दूसरा टर्म को तीसरा के बराबर किया जा सकता है गुना करके। तो इसको आप लोग उम्मीद करते हैं जरूर कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, जरूर इसे दोस्तों को भी बताएं ताकि उसका भी अच्छा से रिवीजन हो सके। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इतना, इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 6 है, तो इसको मान लेते हैं y है। x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 6। क्वेश्चन एक बार फिर से मिला लेते हैं, x² माइनस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 6, बिल्कुल। चलिए, तो इसका किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, dy/dx निकालते हैं। इसके बाद दो तरीका से उसको बनाया जाता है, एक तो साइन स्कीम से और दूसरा तरीका है डायरेक्ट d2y/dx² के साइन से। यदि d2y/dx² लेस देन 0 होता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और जिस पॉइंट पे d2y/dx² का वैल्यू 0 से बड़ा होता है अर्थात धनात्मक होता है, उस वैल्यू पर फंक्शन का मान मिनिमम होता है। तो चलिए देखते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 है ये, डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा? चलिए देखते हैं। dy/dx, या इसको f' भी बोल सकते हैं अगर इसको fx माने तो, दोनों किया जा सकता है बराबर इतना। और x³ का dc 3x², और माइनस 2x² का 2 बाहर आएगा तो 2 दूना हो जाएगा 4, और x का हो जाएगा 1। अब हम लोगों को यहां से चेक करना होता है कि क्रिटिकल पॉइंट कौन है। क्रिटिकल पॉइंट किसको कहते हैं? जहां पे डेरिवेटिव का मान अर्थात f' का मान 0 होता है या इनफाइनाइट होता है, यानी कि नॉट डिफाइंड होता है। तो 0 या नॉट डिफाइंड होता है तो यहां तो 0 ही होगा। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट वहीं पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलता है जहां क्रिटिकल पॉइंट होता है, यानी कि ग्राफ जहां चेंज करते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोगों को इसका जीरोज निकालना होगा। तो जीरोज के लिए 3x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 लेके चलते हैं, और इसको जब तोड़ते हैं हम लोग तो कितना आएगा? ये इतना में टूट जाएगा, देख लीजिए तोड़ करके। यहां से हम लोग 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। अगर हम यहां से
3x कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 बचा और -1 यहाँ x माइनस 1 बचा, सॉरी x माइनस 1 बचा 3x कॉमन के बाद, और यहाँ बचेगा x माइनस 1, -1 कॉमन के बाद पूरे से कॉमन आ गया, x माइनस 1 बचा 3x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1/3। एक तो तरीका है कि इसका साइन स्कीम निकाल लिया जाए और दूसरा d2/dx² निकाला जाए। तो किसी तरह से हम लोग कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि d2/dx² निकाला जाए। नाउ एक बार और डिफरेंशिएट कर लिया जाए, चूंकि f' का जो मान है, f' का जो मान है वो है 3x² आया है, -4x + 1 आया है। तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो f" का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 3 दूना 6x -4, ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग ये जो पॉइंट मिला है x बराबर इतना, x बराबर इतना, इस पॉइंट पे इसका साइन चेक करेंगे कि प्लस आ रहा है या माइनस। प्लस आएगा तो मिनिमम वैल्यू देगा और माइनस आएगा तो ये पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो हमको कहता था क्या निकालने कि मैक्सिमम वैल्यू, क्या निकालने बोला है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों फाइंड करने बोला है। तो हम लोग दोनों निकाल लेंगे। तो नाउ एट x बराबर 1/3 पर पहले निकालते हैं। x बराबर 1/3, x बराबर 1/3 पे f" का क्या मान होगा, तो x के जगह पे हम लोग इसमें 1/3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो 1/3 यहां रखने पर 6 × 1/3 -4 होगा, यानी f" 1/3 पर जो वैल्यू दिया वो दिया बाबू 3 दूना 6 -2 दिया जो कि नेगेटिव है। देयरफॉर x बराबर 1/3 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चूंकि नेगेटिव देता है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, fx का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, f1/3। इसी पॉइंट को फंक्शन में पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो फंक्शन हमारा ये है, इसमें 1/3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 का होल क्यूब -2 × 1/3 का होल स्क्वायर और फिर है 1/3 + 6। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/27 हो गया, होल क्यूब करेंगे तो, और यह हो गया 2/9 और प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 × 18 1 19/3 हो जाएगा। एलसीएम आ गया हमारा 27, यहाँ आएगा 1 और यहाँ पे आएगा माइनस 9 × 27 3 दूना 6 और यहाँ पे आएगा प्लस 9 से कटेगा 19 में 9 से जब गुना करेंगे तो 171 आएगा। 171 में 6 171 एक जुड़ेगा तो हो जाएगा 172 और 172 में से 6 गया। अब कहता है x बराबर 1, तो x बराबर 1 पे एट x बराबर 1 f" का मान चेक करेंगे। अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमम वैल्यू देगा। तो 1 रखेंगे f" में तो 6 × 1 -4, ये कितना आ गया 2, जो कि 0 से बड़ा है। नेगेटिव आए तो मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव आए तो मिनिमम वैल्यू, यानी x बराबर 1 पे इसका वैल्यू मिनिमम हो गया। देयरफॉर एट x बराबर 1 मिनिमम वैल्यू मिलेगा, इट विल बी मिनिमम, यानी ये मिनिमम पॉइंट है। x बराबर 1 इज ए मिनिमम पॉइंट, और मिनिमम पॉइंट है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू यहां लिख देंगे, वो हो जाएगा f1। x के जगह 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ 1 रखेंगे तो -2, यहाँ 1 रखेंगे तो +1 और +6, ये हमारा जुड़ करके हो जाएगा 6, सीधा 6 2 8 में से 2 गया 6, यानी मिनिमम वैल्यू वो है। 4 में प्रूफ करना है, टू प्रूव मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चा, 0 से π/2 log cos x dx का जो मान आएगा वो आएगा 2, वो आएगा π/2, इसका वैल्यू आएगा π/2 log 2। ये सिद्ध करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसको सिद्ध करके लाना है। इसमें हम लोग LHS ले करके मान लेंगे इसको, लेट i बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 log cos x dx, इसको हम लोग
आई मान लेंगे, इसका वैल्यू आई, और आई बराबर हमको लाना है उतना। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि अगर 0 से a तक इंटीग्रेट करना है fx को, तो इसका वैल्यू 0 से a तक रहता है और हो जाता है अपर लिमिट माइनस x, 0 से रहता तो। लेकिन अगर a से b तक रहता तो यहां होता a प्लस बी माइनस x dx। ये फॉर्मूला होता है, इन दोनों का इंटीग्रल सेम होता है। तो इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, तो देयरफॉर हमारा जो i हो जाएगा, i का वैल्यू 0 से π/2 और log cos x को x के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, अपर लिमिट माइनस x, ये इस फॉर्मूले की मदद से। तो अपर लिमिट है π/2 माइनस x लिखेंगे तो हो जाएगा cos π/2 माइनस x dx। यानी ये जो बना 0 से π/2 log और cos 90 माइनस x हो जाएगा sin x। फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये आया i का फिर से वैल्यू। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे, यही रूल हमारा कहता है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं। तो ये जुटेगा, तो LHS i, इसका भी LHS i, तो हो जाएगा 2i बराबर, इसमें 0 से π/2 है, इसमें भी 0 से π/2 है, तो ये इंटीग्रल दोनों से कॉमन आ जाएगा 0 से π/2, और यहां पे हो जाएगा log sin x प्लस यहां से ये अंदर में हमारा बचा log cos x, इंटीग्रल कॉमन होने के बाद ये बचा, और इंटू dx दोनों पर कॉमन हो जाएगा। अर्थात समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये इतना आ जाएगा। और एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, log a प्लस log b जैसा दिखने में लग रहा है, तो फॉर्मूला होता है log a इंटू b। तो log a प्लस log b को हम लोग लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा 2i का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 log, और ये हो जाएगा sin x इंटू cos x। log a प्लस b का फॉर्मूला होता है log a इंटू log b, और a की जगह sin x है, b की जगह cos x है, और ये dx हमारा इधर रहेगा। और एक बात, इसमें sin x cos x में अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 sin x इंटू cos x sin 2x होता, तो अपने मर्जी से यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी हम लोग को डिवाइड करना होगा, यानी इसको फॉर्मूला बनाने के लिए बैलेंस कर दिए। यानी ये बन गया हमारा 2i बराबर 0 से π/2 log 2 sin x इंटू cos x हो गया sin 2x बाई 2 dx। और एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि log a बाई b जो होता है, ये जैसे इधर वाला वैसे छोड़ देंगे, और log a बटा b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। तो a की जगह है sin 2x और dx, और b की जगह हो जाएगा माइनस log 2, और इस पर भी इंटीग्रल चला जाएगा 0 से π/2 dx। log a बटा b कर देंगे और दोनों पर इंटीग्रल भेज देंगे, ये आ जाएगा log a बटा b होता है log a माइनस log b। यानी ये बन गया 2i बराबर 0, इसको हम लोग i1 मान लेते हैं, क्योंकि अलग से इसका इंटीग्रल हम लोग निकाल लेंगे, इसका अलग से निकालना होगा, तो इसको i1 मान लेते हैं, माइनस यहां से log 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और बचा अंदर केवल 0 से π/2 dx, चूंकि log 2 बाहर हो चुका है। यानी 2i बराबर बचा i1 माइनस ये log 2, और इसका dx का इंटीग्रल x होता है, और 0 से π/2 लिमिट रख देंगे। यानी ये बन गया हमारा 2i बराबर i1 माइनस, यहां पे अगर हम लोग अपर लिमिट रखते हैं x के जगह पे, तो अपर लिमिट हो जाएगा π/2 और लोअर लिमिट 0, तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा π/2, जिसको हम लोग आगे लिख देंगे तो हो जाएगा π/2 log 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। अब क्या करेंगे, i1 का इंटीग्रल अर्थात इसका इंटीग्रल निकाल के यहां पुट कर देंगे, हमारा आंसर होगा। तो यहां पे लिखेंगे जहां पे जो हमारा i1 है, यानी वेयर i1 क्या है, i1 हम लोग किसको माने थे, इसको माने थे, तो उसको हम लोग लिख देंगे 0 से π/2 log sin 2x dx। इसका इंटीग्रल बस निकालना हम लोग को। जैसे ही ये इंटीग्रल निकलेगा अर्थात i1 निकलेगा, i1 यहां पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये जो 2x दिख रहा है 2x को z मानेंगे, तो लेट z बराबर
2x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dz बराबर यहाँ हो जाएगा 2dx, और ये 2 इंटू में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो dz बाई 2 बराबर dx, ये हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए, इसके बाद क्या कहता है, I1 का जो वैल्यू बन जाएगा, I1 का जो वैल्यू बन जाएगा, यहां पे एक बार और ध्यान देना है कि x का वैल्यू यदि 0 पुट करते हैं, x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर 0 हो जाएगा। और x का वैल्यू यदि पाई बाई 2 रखते हैं, क्योंकि लिमिट चेंज कर जाएगा, वेरिएबल चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज कर जाएगा, और z का वैल्यू अपर लिमिट पाई बाई 2 रखेंगे, ये x का वैल्यू, तो z का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, z का जो वैल्यू आएगा पाई बाई 2 रखने पर, यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे z x के जगह पे, तो x के जगह पे पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा पाई, यानी लोअर लिमिट हमारा बन जाएगा 0 और अपर लिमिट पाई। तो I1 यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा I1 बराबर 0 से पाई बाई 2, चूंकि ये x में था तो 0 से पाई बाई 2 था, जब z में चेंज करेंगे तो 0 के जगह तो 0 ही लिखाएगा और पाई बाई 2 के जगह पाई लिखाएगा, अर्थात ये लिमिट चेंज हो जाएगा 0 से पाई लॉग साइन, और ये 2x का वैल्यू हम लोग z माने हैं तो यहाँ पे z, और dx के जगह आ गया dz बाई 2, ये dx के जगह पे आ गया dz बाई 2। इसका इंटीग्रल देखते हैं। इसमें एक फॉर्मूला और हम लोग पढ़े हुए हैं, एक फॉर्मूला ये पढ़े हुए हैं कि यदि f 2a माइनस x यदि fx होता है, यदि f 2a माइनस x fx होता है तो इंटीग्रल 0 से 2a fx dx का जो वैल्यू होता है 2 इंटू 0 से a हो जाता है। जब ये इस रूल को फॉलो करेगा तब ये ऐसा होगा, ये fx dx हो जाता है। लेकिन यदि इसका वैल्यू माइनस fx होता तो ये इंटीग्रल डायरेक्ट 0 लिख देते, लेकिन यहाँ पे fx हो जाता है तो ये फॉर्मूला काम करता है। तो ये हमारा जो I1 है, यहाँ पे जरा देखिए कि लॉग z के जगह अपर लिमिट, यहाँ पे लिखा है अपर लिमिट 2a है, 2a माइनस एक्स बराबर fx होना चाहिए, तो यहाँ पाई माइनस जेड, तो पाई माइनस जेड साइन पाई माइनस थीटा होता है, साइन थीटा, अर्थात इस फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस रूल को फॉलो कर रहा है। अपर लिमिट पाई माइनस जेड रखेंगे तो साइन पाई माइनस जेड साइन जेड ही हो जाएगा, अर्थात fx के बराबर ही आ जाएगा, तो इसमें हमारा रूल काम करेगा। तो I1 क्या काम करेगा देखा जाए, 0 से इसको 2a के रूप में लिख देंगे, पाई को लिख देंगे पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 और लॉग साइन जेड dz बाई 2 को बाहर कर देंगे, और ये हमारा फॉर्मूला इसी के जैसा दिख रहा है कि यहाँ पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखेंगे, अपर लिमिट माइनस जेड रखेंगे तो ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पहले से था फॉर्मूला होता है 2 बाहर, तो 2 बाहर कर देंगे, और 0 से a, तो 0 से यहाँ 2a का वैल्यू पाई बाई 2 है, तो 0 से a मतलब पाई बाई 2 तक, और फंक्शन वही जो है वही रह जाता है, यानी लॉग साइन जेड dz, और ये 2 से 2 कट गया। और हम लोग को पता है कि जब वेरिएबल भी चेंज कर देते हैं इसमें तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो साइन जेड के जगह हम लोग x ही लिख देंगे और dz के जगह x dx लिख देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन 2 में देख रहे हैं कि इसका जो इंटीग्रल था वो i ही था, इसका जो वैल्यू था देखा जाए 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स, I1 का भी इंटीग्रल यही आया, इसका मतलब I1 का वैल्यू I के बराबर हो गया इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 से हम लोग देखेंगे कि I1 का वैल्यू I हो गया है, क्या हो गया I1 का वैल्यू I, तो यहां से I1 का वैल्यू लिख देंगे कि I हो गया। तो इक्वेशन 3 में हमारा आंसर था, देयरफॉर फ्रॉम थर्ड में हम लोग को क्या मिला कि 2I बराबर I1 माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 था। I1 का वैल्यू हम लोग I निकाल चुके हैं, तो यहां से 2I बराबर I1 के जगह I लिख देंगे, और ये माइनस को जब अंदर करेंगे, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो पावर में चला जाता है, 2 के पावर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 मान सकते हैं इसको, जब अंदर कर देंगे माइनस को, तो माइनस को जब अंदर करेंगे तो पावर में चला जाता है, पावर फिर है लॉग के अंदर में पावर है तो पावर बाहर हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा फिर से, यानी, और यहाँ पे
2i, आई से जाके घटेगा, इधर आएगा तो माइनस में, तो 2i में से आई गया तो बच गया i। अब i बराबर हमारा आंसर आ गया π/2 log, और 2 के पावर -1 का मतलब 1/2 लिखा जा सकता है, जो कि RHS के बराबर आ गया। ये प्रूफ करना है, हेंस प्रूव्ड। जिसको हम लोग i माने थे उसका वैल्यू π/2 log हाफ आ गया, अर्थात हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह स्क्रीनशॉट ले करके आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है। 5 नंबर ऐसे ही नहीं देगा, जब तक हम लोग अच्छे से ना करेंगे 5 नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बार आई का यूज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट 5वां सवाल पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ये सरल करना है, हल करना है। ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए लिख लेते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार। इधर हम लोग लिखेंगे, लिखा हुआ है सॉल्व करना है x² dy/dx, और क्या था, x² dy/dx प्लस xy बराबर y², नेक्स्ट चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, पांचवा जो क्वेश्चन है, 5वां नंबर सवाल है ये। पांचवा नंबर जो सवाल है वो कहता है x² dy/dx प्लस xy बराबर y²। ये 5वां नंबर सवाल है। तो यहां से अगर हम dy/dx का वैल्यू निकालें तो dy/dx का वैल्यू हो जाएगा y², प्लस में xy इधर गया तो माइनस में xy, और ये x² इंटू में इधर आ जाएगा डिवाइड में। ये देखने में लग रहा है, क्या लग रहा है देखने में, कि dy/dx का जो वैल्यू आएगा, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कुछ, तो लेट y बराबर vx, ये माना जाता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्यों होमोजेनियस है, ये होमोजेनियस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ 2 है, यानी हर टर्म में अगर पावर सेम हो जाता है तो उसको हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसमें हमारा रूल है कि y बराबर vx पुट करेंगे, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ये v बाहर और x का करते हैं तो 1, और फिर x अबरी बाहर तो dv/dx, यानी ये dv/dx का वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन में रख देंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, dy/dx की जगह क्या लिखा जाएगा, v प्लस x dv/dx, ये हो जाएगा हमारा dy/dx का वैल्यू। और y², तो यहाँ y² की जगह पे क्या लिखेंगे, vx, y की जगह vx, और स्क्वायर है तो हो जाएगा v² x², और माइनस x इंटू फिर y है तो y की जगह फिर से लिखेंगे vx बाई कितना x², यानी ये बन गया x dv/dx, ये प्लस भी उधर चला जाएगा माइनस भी, ये प्लस में भी उधर गया माइनस में भी, और यहाँ x इंटू x², यहाँ भी x² कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचा अंदर v² माइनस v/x², और ये x² से x² कट गया तो हमारा आ गया x dv/dx का जो वैल्यू आ गया वो आ गया v², और माइनस भी और माइनस भी -2 भी आ गया। यानी इसको हम लोग ये डिवाइड में इधर चला जाएगा इंटू में, ये इंटू में रहेगा आ जाएगा डिवाइड में, अर्थात ये नीचे आकर के बनेगा, v कॉमन ले लेंगे, v ला करके नीचे v-2, और यहाँ पे dv रहने देंगे, और ये dx ऊपर चला गया और ये x इसके नीचे आ गया, यानी कि 1/x dx आ गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ऑन इंटीग्रेटिंग, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर 1/v इंटू v-2 dv बराबर इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, ये आ जाएगा यहाँ पे। ये है पार्शियल फ्रैक्शन पे टूट जाएगा, इसको हम लोग v और यहाँ भी v-2 रखेंगे
अगर हम यहां से v का वैल्यू क्या रखे ऊपर कि ये बैलेंस होकर के इतना ही आ जाए, तो हमको दिख रहा है कि 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से इंटू करने पर यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 रखने पर आ जाएगा। कैसे, यहाँ देखिए देखा जाए, यहाँ पे अगर रखते हैं -b हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और इधर गुना करेंगे तो +b, और ये -b चल जाएगा, तो ये 2 ऊपर और नीचे 2 बैलेंस हो गया, कट जाएगा, अर्थात सही से टूटा हुआ है। और ये डी भी बराबर 1/x dx का होता है log x, और हम लोग कांस्टेंट भी मान लेते हैं log के रूप में, तो log c कांस्टेंट हम लोग मान लिए, यानी ये हो गया हाफ, और माइनस बाहर हो गया, और 1/v का log भी होता है, प्लस यहाँ भी 1 समथिंग का log समथिंग होगा, यानी v -2 होगा, और बराबर log a प्लस b है तो a इंटू बी हो जाएगा, यानी कि cx हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो गया हाफ, और हम लोग ये हाफ को उधर भेज देते हैं, ये हाफ उधर चला जाएगा, और यहाँ हो जाएगा log a माइनस log b, log a माइनस log b, तो हो जाएगा log a/b, a के जगह v -2 और b के जगह v, ये हो जाएगा, और इधर ये जाएगा तो 2 log cx हो जाएगा, क्योंकि ये भाग में उधर गया गुना में, और इसको हम लोग लिख सकते हैं log v -2 बटा v बराबर log c² x², ये अंदर जाएगा तो पावर बन जाता है, और log बराबर है तो एंटी लॉग लेंगे तो v -2 बटा v बराबर जो बन गया वो c² x² बन गया, और v का वैल्यू हम लोग शुरू में जो माने हुए हैं y बराबर vx, वहां से v का वैल्यू हो जाएगा y बटा x, तो v की जगह हम लोग लिख देंगे y बटा x -2 बटा y बटा x बराबर c² x², और हम लोग को पता है इसका एलसीएम लो या x से ऊपर नीचे गुना करो, तो x से ऊपर और नीचे दोनों गुना कर देंगे तो ये x कट जाएगा, बचेगा y, और यहाँ x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, और यहाँ x से गुना करेंगे तो बचेगा y बराबर c² x², और जब हम इसको उधर भेज देंगे तो क्या बचा, y -2x बराबर इधर जाने के बाद c² x² y, ये इतना आ जाएगा। सबको एक तरफ भी कर सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल था। तो ये हो गया हमारा 5 का दम में ये 5 सवाल जो आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इन सब का रिवीजन करना ना भूले, क्योंकि इसी तरह के सवाल हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, और ये जो सवाल है सेंटअप का सवाल है। आप देखेंगे तो सेंटअप का सवाल और 2023-2024 में जो पूछा गया 5 नंबर सवाल, वो दोनों कॉमन सवाल है, कुछ सवाल तो आप जाकर के देख भी सकते हैं, या अगले वीडियो में हम लोग पीछे जितना भी पूछा गया सवाल है उसका हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को मैथ बुक को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू।